नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सामान्य अध्ययन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग 2014 के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सामान्य अध्ययन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग इससे पहले जो भी वीडियो देखा गया था या इसके पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें व्याख्या थी, लेकिन 2013 के क्वेश्चन पेपर के बाद हम लोगों ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया और बिना व्याख्या के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। आज भी उसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग अपनी क्लास शुरू करें, थोड़ा सा 2 मिनट आपकी तैयारी के संदर्भ में डिकोड एग्जाम की क्या तैयारी है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। डिकोड एग्जाम की टीम के द्वारा, अनुभवी लोगों की टीम के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऑथेंटिक रूप से कम समय में काफ़ी बेहतरीन हो, तो आपको निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स में शामिल होना चाहिए और इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब बात आती है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करेंगे। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन आरो या जो भी टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी या जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज्वाइन लिख करके ये इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है इसको आप देखना भी चाहेंगे निश्चित रूप से। तो एक ऑप्शन है आपके पास कि टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता को समझने के लिए आप ऑनलाइन डेमो टेस्ट सीरीज़ का जो PDF है उसे प्राप्त कर सकते हैं इस पर मैसेज करके, या डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप यहाँ से डेमो टेस्ट ले सकते हैं। गुणवत्ता का अनुमान आपको लग जाएगा। उसके बाद आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतनी बातें आपकी इसके सिलसिले में हो गई कि कैसे हम अपनी तैयारी करें। तैयारी के लिए डिकोड एग्जाम आपको क्या क्या उपलब्ध करा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने विषय के प्रति हम लोग थोड़ा सा चलें कि आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को 2014 में जो पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के। चूंकि क्वेश्चन की अधिकता के कारण हम लोगों ने इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया है, जैसे इसके पहले के वीडियो थे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये किससे संबंधित है? हम थोड़ा सा रुकेंगे, आपके आंसर के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ये क्या है तो इसके बारे में हम लोग जान लें कि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद के विषय में हम लोग पढ़े थे कि शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविश एवं तांड्य सामवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पंचविश और तांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? हम लोग जब धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ते हैं, भारत में धार्मिक आंदोलनों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि नयनार और अलवार 2 शब्दावली थी। तो नयनार कौन थे? ये वैष्णव धर्मानुयायी थे या शैव धर्मानुयायी थे, शाक्त थे या सूर्योपासक थे? कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोगों का देखिए बड़ा मज़ा आता है जब आप लोगों का कमेंट साथ में आता है, तो जल्दी जल्दी हम लोग भी बढ़ते हैं और काफ़ी इंटरटेन करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जब हम लोग इसको देखेंगे कि नयनार कौन थे, तो ऑप्शन मिलता है हमें बी। ये शैव धर्मानुयायी थे और वैष्णव धर्म को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों को अलवार कहा गया।
एक चीज और है यहाँ कि नयनारों की संख्या कितनी थी। तो यदि नयनार कौन थे, ये शैव धर्मानुयायी थे, इनकी संख्या 63 थी। और अलवारों के विषय में कहा गया कि इनकी संख्या 12 थी। अलवार कौन थे, तो ये वैष्णव धर्मानुयायी थे और नयनार शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में, कहाँ स्थित था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय से पहले हम लोग जान लें कि वल्लभीपुर नामक एक जो जगह थी ये कहाँ थी और इसकी स्थापना किसने की। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको देना चाहूँगा कि जो वल्लभीपुर है, मैत्रक वंश के वल्लभीपुर की जो लोकेशन है खंभात की खाड़ी के पश्चिम में, यानी गुजरात सौराष्ट्र के आसपास खंभात की खाड़ी, उसके पश्चिम में वल्लभीपुर नामक एक नगर था। और इस नगर की स्थापना मैत्रक वंश के सेनापति भट्टारक ने की थी। और उसी जगह वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना थी। तो इस लिहाज से हमारा जो उत्तर होगा वो गुजरात होगा। लेकिन वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र भी था और यह हीनयान शाखा से संबंधित था, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था वल्लभी विश्वविद्यालय। यदि आप कमेंट करते चलेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, हमें भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है। और आप तो खैर ऊर्जस्वित हैं ही। इस समय एक पूरे वैश्विक स्तर पे जो कोरोना वायरस का एक संक्रमण है, एक आपदा है, एक विपत्ति है, उससे आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन ये कोरोना वायरस हमारी तैयारियों में बाधक न हो, इसके लिए हम लोग इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। शैलकृत चैत्य गृह का मतलब सीधे सीधे आप इसको एक गुफा समझिए कि गुफा कहाँ स्थित है। पीतलखोरा में, कारले में, जुन्नार में या बेडसा में। इसमें कहीं ना कहीं पीतलखोरा, कारले और बेडसा ये तीनों हीनयान अवस्था से ही संबंधित है, हीनयान शाखा से ही संबंधित है। लेकिन जब एक साथ कई सही आंसर जो लगभग समान हो, उत्तर देने की अवस्था में हो, वो उपस्थित हो, तो वहाँ पर सबसे सटीक आंसर कौन होगा, इसकी चुनौती हो जाती है कि हमें ये चुनना पड़ेगा कि सबसे सही कौन है। तो अब यहाँ सही चुनने की कसौटी क्या है, तो हमें प्रश्न को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। यहाँ जो ये पूछा है, पीतलखोरा भी शैलकृत चैत्यगृह है, बेडसा भी शैलकृत चैत्यगृह है, लेकिन सर्वाधिक विकसित और विशालतम की जब बात आएगी तो ये कारले होगा। सही आंसर इसका सी होगा और यह महाराष्ट्र में स्थित है। हालांकि इनका भी संबंध हीनयान अवस्था से ही है, लेकिन प्रश्न को जैसे ही हम गहराई से पढ़ते तो प्रश्न अपने अंदर छुपे हुए एक दो शब्दों के द्वारा अपने अर्थ को स्पष्ट करता है और यही अर्थ के स्पष्टीकरण हमें उत्तर तक ले जाते हैं कि सही आंसर क्या है, वहाँ तक हमको पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, राजगृह में, नालंदा में या पावापुरी में? कहीं ना कहीं सप्तपर्णी गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। यहाँ जो भी हम देख रहे हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन बता रहा है ना कि इस गुफा का संबंध इससे है, बौद्ध धर्म से है। ये ऑप्शन ये नहीं कह रहा है कि इसका संबंध किसी और से भी हो सकता है। ये ऑप्शन सीधे सीधे कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा का महत्व, उसका संबंध बौद्ध धर्म के होने के कारण ही है। तो इसका संबंध किस तरीके से है बौद्ध धर्म से? तो यहाँ हमें यह देखना पड़ेगा कि सप्तपर्णी गुफा बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगीत से जुड़ा हुआ है। और प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? उस समय तत्कालीन मगध साम्राज्य में। और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। राजगृह का उस समय जो राजा था, मगध साम्राज्य का राजा था, वो बिंबिसार का पुत्र था, अजातशत्रु। तो इसका मतलब यह है कि सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है और प्रथम बौद्ध संगीत यही हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग की, होयसल की, काकतीय की या कदम की? बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास निश्चित रूप से होगा। तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। गंगों की जो राजधानी थी
वो तलकाड़ या कोलाल थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीमा था, जिसने नलगोंडा यानी आधुनिक हैदराबाद नलगोंडा की स्थापना की, और इसकी राजधानी अमकोंड थी। और कदम्ब जो है, बनवासी कदम्ब की राजधानी इनकी थी, कदम्बों की, बनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को जानने हम मूलतः किस रूप में जानते हैं? बृहत कथा, बृहत संहिता, ब्राह्मण या जय संहिता? तो हम लोगों को स्पष्ट पता है कि महाभारत को शुरुआत से ही हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं, जब इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे। आगे बढ़ कर के ये कुछ समय अंतराल के बाद 24,000 श्लोक इसमें आए, लेकिन जब तो उस समय भारत कहा जाने लगा, लेकिन जब 1 लाख श्लोक इसमें हो गए तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। तो अपने मूल स्रोत में, मूल रूप में महाभारत जय संहिता के ही रूप में जानी जाती है। इस तरह ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग गुप्त वंश को पढ़ते हैं, हुड़ों के आक्रमण को पढ़ते हैं, और हुड़ों ने जब पहली बार महाराज स्कंदगुप्त पर अटैक किया था, तो हुड़ों के साथ युद्ध के बारे में यह बताया जाता है। ये हम लोगों को पता चलता है, गाजीपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, उस गाजीपुर जिले के पास, गाजीपुर जिले में एक तहसील है सैदपुर, वहाँ पे भीतरी गांव है। भीतरी नामक स्थान पर एक प्रस्तर स्तंभ लेख मिलता है, जिसमें हुड़ों को पराजित करने का, हुड़ों का गुप्तों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। तो सही आंसर इसका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, हर्षचरित, नागानंद और रत्नावली। तो एक चीज हम लोग ये जान ले कि हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, महाकवि बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। तो यदि हर्षचरित को हम निकाल दें तो 1, 2 और 4 ये हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो कहीं ऑप्शन है ऐसा 1, 2, 4 का? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली हर्ष ने लिखा था, और हर्षचरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी देने किसको मिला था? दारा शिकोह को, शुजा को, मुराद को या औरंगजेब को? तो निश्चित रूप से दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्यारा पुत्र था, शाहजहां का स्नेह पात्र था, और इसलिए कहीं ना कहीं ये आंसर हमारा सही होना चाहिए, दारा शिकोह, और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो यदि आपको सुधार याद हैं, वायसराय नहीं भी याद है, सुधार याद है, तो आपको पता चल जाएगा। मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार यदि हमें पता है तो वो हमें ये एकदम स्पष्ट करता है। तो चेम्सफोर्ड को हम लोग देखते हैं, चेम्सफोर्ड है, यस, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका शासनकाल 1916 से 1921 तक रहा है। तो रौलट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ, यह कब प्रभावी हुआ? यहां हम लोगों को यह जानना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को आज़ादी देने की बात की गई थी। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन यदि 15 अगस्त 1947 नहीं है तो ऑप्शन में जिस दिन यह अधिनियम पारित हुआ हम लोग उसको सही मानेंगे, 18 जुलाई 1947, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 1899 में, 1903 में, 1901 में और 1905 में। तो राष्ट्रीय नीति आंदोलन का मुख्य आधार स्तंभ साबित हुआ बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन का एक निर्णय लिया था 1905 में, उसकी प्रतिक्रिया में स्वदेशी के साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हुए, और इस बहिष्कार आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि इसको राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कि नहीं, विदेशियों का टोटली बहिष्कार करना है हम। तो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ, इसका संबंध
1905 से है। नेक्स्ट, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा और लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो यहाँ इनको राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। बंगाल का विभाजन, चूंकि यहाँ जैसे ही फूट डालो और राज करो की बात हम करेंगे तो इन्हीं दोनों लोगों पे बात करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन भी सही है, आप ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो भी सही है। लेकिन जो अभी हम कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि जब दो सही आंसर या एक से अधिक सही आंसर एक साथ उपस्थित हों तो वहाँ हमारे लिए यह जानना जरूरी होता है कि एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होगा, प्रश्न को देखना होगा। प्रश्न को जब हम देखते हैं तो ये की रणनीति अपनाई गई थी कि फूट डालो और ये किसने अपनाया था। तो आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन एक मेजर ग्राउंड था, लेकिन बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम इसे दो भागों में बांट रहे हैं। भले उसका सूक्ष्मता से हम लोग परीक्षण करें तो ये पता चलता है कि नहीं, ये भाषाई आधार पर भी था, धार्मिक आधार पर भी ये बंटवारा था, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य वही था जो बीज बोया गया था। लेकिन 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, यदि आपको याद होगा तो मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी मुसलमानों की। और इसी समय मिंटो ने कहा कि याद रखना, हम विष का वो बीज बो रहे हैं, विष बेल की वो बीज बो रहे हैं जिसका फल बड़ा कड़वा होगा। तो ये पृथकतावादी नीति थी यहाँ 1909 में, जिसने कि इसकी पृथकतावादी नीति को आगे बढ़ाया। तो सही आंसर इसमें होगा बी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? देखिए, इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें एक प्रश्न को हम अनुत्तरित छोड़ दिए थे और आपके लिए हमने आंसर छोड़ा था कि गदर पार्टी का नाम क्या था। क्या गदर पार्टी ही इसका नाम था? ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था गदर पार्टी से रिलेटेड कि, तो उस समय 2013 में जो प्रश्न पूछा था तो ये प्रश्न पूछा था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। मुख्यालय पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं गदर पार्टी से कोरिलेट कर रहा है, जहाँ स्थापना होगी मुख्यालय था। तो हम लोग इसके विषय में जान रहे हैं कि सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना वगैरह। लेकिन इन नाम क्या था? तो इसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ये इसका नाम था। अब बात आती है कि गदर इसका नाम कैसे पड़ा। तो जब एक अखबार निकाला गया इस पार्टी के द्वारा और इसी अखबार का नाम था गदर, और इसी अखबार के नाम पर यह गदर पार्टी इसका नाम पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था तो उस क्वेश्चन में यह था कि कौन उग्र राष्ट्रवाद का नेता था, उग्रवादी था। मुझे थोड़ी पीड़ा भी थी, लेकिन अब यहाँ पर यह दे रहा है कि उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में कौन नहीं था। तो उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं को हमें जानना चाहिए। लाल बाल पाल के अलावा अरबिंदो घोष थे, ये 4 नेता थे उग्र राष्ट्रवादी। यदि इसमें से इनके अलावा कोई और है तो वो उग्र राष्ट्रवाद का नहीं है। पाल, बाल और लाल, ये 3 हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सही ऑप्शन हमारा ये है। ये नरमपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। दादा भाई नौरोज जी को हम लोग इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? यह क्वेश्चन काफ़ी ऐतिहासिक है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए हम लोगों को यह जानना चाहिए कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, निर्विरोध रूप से मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? झंडा एक प्रतीक होता है, आज भी हमारे देश का किसी भी देश का या कोई भी हो एक प्रतीक होता है। झंडा उसके सम्मान का प्रतीक होता है, राष्ट्रीयता का बोध कराता है, राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। तो जो अभी नवग्रहित झंडा तिरंगा जो अभी हमारे पास है, ये कब फहराया गया? तो
ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 और 31 दिसंबर 1931। सही ऑप्शन इसका है बी, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था और यहीं पर सभी लोग राष्ट्रगान को गाए भी थे, और ये इसीलिए हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 31 दिसंबर 1929। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? भूदान आंदोलन का सीधा सा संबंध आचार्य विनोबा भावे से। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, और कहा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे आंध्र प्रदेश में जब गए थे तो वहाँ पोचमपल्ली गांव में रुके हुए थे। नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके हुए थे, और वहाँ कुछ हरिजन लोग के समस्याओं पर ये बात कर रहे थे। तो वहाँ के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन हरिजनों को दान करने की बात की। इस तरह से यह स्वतः स्फूर्त जो दान था, ये आधार बना पूरे देश में भूदान आंदोलन का। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानेंगे हम, कहाँ से कहेंगे? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। तो शुष्कता दशा, शुष्क और आर्द्र जो वातावरण होता है, इसका सीधा संबंध किससे होता है? वायु में जो नमी होती है उससे होता है। तो यदि आर्द्रता निम्न है तो हवा क्या होगी? शुष्क होगी। तो इसका सीधा संबंध किससे होगा? संदर्भित है। या तो हम उस अवस्था को कहें कि आर्द्रता निम्न है या मौसम शुष्क है, दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका? निश्चित रूप से एशिया पहले नंबर पे हम लोग जान रहे हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये दूसरे नंबर पे, उसके बाद अमेरिकी महाद्वीपों का नंबर आता है, फिर अंटार्कटिका का आता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ये भी समझते चलें कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर की तरफ जाती है, पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की तरफ। अब बात आती है गोदावरी और महानदी की। तो गोदावरी का विस्तार और दक्षिण में आ जाता है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। महानदी अपना डेल्टा बनाती है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किससे मिलती है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, यमुना से या सोन से? तो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी तो पहले ही कट जाएगा। और बेतवा एक सहायक नदी है, तो यह किससे आकर के मिलेगी? यमुना से। तो इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ सीधे सीधे हम इसके ऑप्शन को घेर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की जरूरत है। यदि ऊपर से हम लोग चले तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र इस तरीके से हम गिनते हुए आते हैं, और इधर तमिलनाडु, और ऐसे गिनते हुए हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक। 9 राज्य हमारे हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चुनेदार मृदा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और सबसे ज़्यादा विस्तार भी जलोढ़ मृदा का ही है। तो सबसे अधिक उपजाऊ भी जलोढ़ मृदा है, और सबसे अधिक विस्तार भी जलोढ़ मृदा का ही पाया जाता है हमारे देश में। आप ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में? तो ओरोबैंकी को आज्ञा भी कहा जाता है, और यह ओरोबैंकी तंबाकू के खेत में पाया जाता है। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, तंबाकू के फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। आंसर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है
सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो हम लोगों को पता है कि सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। आंसर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? अब देखिए ये थोड़ा सा कृषि से है, चूंकि भारत किसानों का देश है ऐसा कहा जाता है, केवल कहा ही जाता है। हालांकि नीतियां बनाने के लिए सरकार जो नीतियां बनाती है वो उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए बनाती है। किसानों को एक झुनझुना थमा दिया जाता है कि तुम बजाते रहो। तो अब बात हम लोग करते हैं कि बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर क्या है? उपयुक्त बीज दर क्या होगा? कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका आएगा? इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका सही बीज दर है सी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम बीज हमें चाहिए बासमती की रोपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा का अवमूल्यन का, और जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। देखिए, मुद्रा अवमूल्यन बाजार में अपने आप को स्टैंड करने के लिए एक सरकारी रणनीति भी होती है। जब आपके देश की मुद्रा कमज़ोर होगी और दूसरे देश की मुद्रा मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जब समानता की बात आएगी तो कीमत किसकी कम होगी? आपकी। और जब, क्योंकि आपकी मुद्रा कम है, लेकिन एक दूसरा आदमी जिसकी मुद्रा की कीमत ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, उसका अवमूल्यन नहीं हुआ है, उसकी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे, उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो इसकी अपेक्षा क्या होंगे? महंगे होंगे। तो जब ये महंगे होंगे तो आयात क्या होगा? लोग कम खरीदारी करेंगे। मार्केट में जाने के बाद लोग सस्ते दाम पर अच्छी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। तो इसका आंसर, यदि इस थ्योरी पर हम लोग देखें तो इसका आंसर यह होता है कि देश में निर्यात बढ़ता है, क्योंकि आपकी मुद्रा कमज़ोर होती है, आपकी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, एक निश्चित सीमा तक ही अवमूल्यन होता है, ये रणनीति भी होती है। तो आपके सामान की कीमत कम होगी तो परिणाम क्या होगा कि आपके सामान का निर्यात बढ़ेगा, और चूंकि आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो बाहर से जो माल आयातित है उनके मुकाबले आपका रुपया कमज़ोर है, तो वहाँ सामान की कीमत बढ़ेगी। परिणाम क्या होगा कि आयात घटेगा और देश में निर्यात बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइट का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस जो है जैविक कोलाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? देखिए, यहाँ इस तरीके के शब्दों को अंतिम बिंदु तक देखना पड़ेगा, अंतिम बिंदु तक प्रश्न को देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये अपनी पहचान बताएगा कि क्या है। तो यहाँ दे रहा है कि इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता। कौन नहीं रखता? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा। थोड़ा सा ध्यान आप लगाएंगे तो आपको आंसर इसका इसी में निहित है कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप ध्यान लगा दें तो कहीं ना कहीं मसालों की खेती के लिए मसाले यहाँ से भी और यहाँ से भी पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा से मसाले हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर अब आपके पास हो जाना चाहिए। कमेंट करते रहें, हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है और हम लोग इसको पढ़े भी हैं। अपने पहले ज्योग्राफी के लेक्चर में भी हम लोग पढ़े हैं मीठी नदी के बारे में। भारत की तमाम नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जो मित्र हमारे नए हैं वो नहीं देखे हैं, वो जाकर के इंडियन ज्योग्राफी पर इस तरीके के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इस तरीके का पूरा लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सीधा सा आंसर इसका है पोवई झील से ये निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन देख लिया जाएगा, ऑप्शन के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को हम लोग देख लें। तो ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ यदि झारखंड होता तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा दिया हुआ है तो झारखंड के बाद उड़ीसा का नंबर आता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा बी, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य से होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HBJ, गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थोड़ा सा इसका आंसर आपको समझना होगा कि इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, जब हम लोग महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, अरावली का वर्णन जरूर मिलता है। गिरी अरावली की चोटी से, हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। सबसे अधिक पर्णपाती वनों का, यहाँ पर्णपाती वनों को हम लोग समझ लें, पर्णपाती वनों को समझ लेंगे तो हमको आंसर, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पर्णपाती, पर्ण माने पत्ती, पाती माने झरना। पत्तियों का गिरना, एक निश्चित समय में पत्तियों का गिरना पर्णपाती वनों का लक्षण है, पर्णपाती वृक्षों का लक्षण है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में। कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अधिक विस्तार अफ्रीका में है, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक विस्तार यदि इसका है तो एशिया में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे अधिक विस्तार एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो थोड़ा सा सारगासो को हम समझना चाहेंगे। तो सारगासो का विस्तार जो है, सारगासो बेसिकली एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, एक काई की तरह एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। ये पाई कहाँ जाती है, तो ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश अटलांटिक महासागर में, इसका अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री से 40 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार है इसका 35 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री 35, यानी 20 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार और 40 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। पुर्तगाली भाषा में इस विशिष्ट वनस्पति को सारगैसम कहा जाता है। और यह जो स्थिर ठंडे, स्थिर समुद्र का जो भाग है, कौन सा, 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का जो इसका विस्तार है, समुद्र का जो जल का स्थिर भाग है, उसी स्थिर भाग में यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। और पुर्तगाल की भाषा में, पुर्तगाली भाषा में इसे सारगैसम कहते हैं। ठीक है, तो इसी सारगैसम के नाम पर सारगासो समुद्र की बात की गई है, और इसका संबंध जो है विशिष्ट समुद्री वनस्पति से है। यदि इसका विस्तार पूछता है तो आप बताएंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर तक, और यदि देशांतरीय विस्तार पूछता है तो 35 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पश्चिम तक, ये पश्चिमी विस्तार है इसका। मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। मेक्सिको किसका उत्पादक है सबसे ज़्यादा? सोना का उत्पादन करता है, जस्ता का, तांबा का या चांदी का? किसका सबसे अधिक उत्पादन करता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका चाहिए, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। चांदी का, मेक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुपीरियर झील पर स्थित है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, कनाडा और अमेरिका के
संयुक्त बॉर्डर उसको कह लीजिए, और 5 महान झीलों का एक संगम है, और उसी 5 महान झीलों में से एक सुपीरियर झील है। तो इस सुपीरियर झील पर, और चूंकि वो एरिया लौह अयस्क भंडार का प्रचुर क्षेत्र है, प्रचुर भंडार है वहाँ, तो सुपीरियर झील पर स्थित है कौन सा? शिकागो, बफेलो, डेट्राइट या डुलुथ। तो प्रश्नगत विषयों को हम लोग देखते हैं और सुपीरियर झील को देखते हैं, तो आंसर डी हमारा सही आता है, डुलुथ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि ये गतिशील प्रश्न है, ये स्थायी नहीं है। प्रश्नों की जो प्रकृति होती है स्थायी और गतिशीलता। तो अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर झील के किनारे कौन सा स्थित है, तो वो स्थिर है, वो गतिशील नहीं है, वो स्थायी है। लेकिन यहाँ उत्पादन का मामला है, तो हो सकता है कि 2013 में उत्पादन किसी और का बढ़िया रहा हो, तो वो पहले नंबर पर रहा हो, उसके बाद जो है उत्पादन किसी और राज्य का बढ़ा हो। तो अब अद्यतन अब वर्तमान समय में कोई दूसरा राज्य हो सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तमिलनाडु था, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय तमिलनाडु था। लेकिन जब 2017-18 की रिपोर्ट आई है तो 2017-18 की रिपोर्ट के आधार पर केरल प्रमुख है, शीर्ष पर है केरल। केरल सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? देखिए ये भी गतिशील क्वेश्चन है, सीधे सीधे हम लोग इसको देख लें। थोड़ा सा इसके आंसर में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब ये प्रश्न पूछा गया 2014 में, तब भारत की पोजीशन तीसरी थी। अब जो है वर्तमान समय में भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर इस्पात उत्पादन में, इस्पात का जो उत्पादन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? देखिए ये अब धीरे धीरे जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय होता चला जा रहा है, और जनगणना से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें साक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर, जनघनत्व, ये इस तरीके के प्रश्नों की बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के, अब यहाँ पर इसके पहले के जो प्रश्न हम लोगों ने देखा, तो उन प्रश्नों में बेसिकली उत्तर प्रदेश का कुछ क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आइए अब जनगणना के माध्यम से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को हम लोग जांच लें कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी? तो इसमें जो भी अनुमान आप लगाएं, सही आंसर इसका क्या होगा? 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो कानपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट, इस तरीके से हम लोग का आज इतने क्वेश्चन को ही हम लोग देखें पार्ट 1 में। पार्ट 2 लेकर के हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।